हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ क्लास ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के क्लास में हम लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट मैं तुम्हारा 30 सेकेंड्स में एक बार बता दूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले वाले क्लास में हम लोग मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े और इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है वो पढ़े। सेकेंड वाले क्लास के अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के बारे में। थर्ड वाले क्लास में हम लोग डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, उसके बाद डिमांड कर्व, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़े थे। आज हमारा फोर्थ क्लास है जिसमें हम एक और शानदार टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि डिमांड और प्राइस के साथ दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। ये तो हमें स्टार्टिंग से पता था, ये हमें पता था लेकिन कहीं लिखा नहीं था। याद रखना, पता होने में और लिखा होने में फर्क है। अगर कोई स्टेटमेंट कोई लॉ के अंदर में लिखा गया है मतलब वो हमेशा ऐसा होगा, ये उस बात का गारंटी है। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या लिखा गया है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा लॉ ऑफ डिमांड तुम्हें लिख कर देता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब ये तो हमें पहले से भी पता था। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? जब भी प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगा। एक जनरल चीज बता दूं तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कि हमेशा दो प्रकार का रिलेशन होता है। ठीक है, एक होता है प्राइस टू डिमांड रिलेशन, जो हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाता है और ये हमारे सिलेबस में भी है। दिस इज इन आवर सिलेबस। ठीक है, दूसरा एक होता है डिमांड टू प्राइस रिलेशन। डिमांड टू प्राइस रिलेशन ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बात समझ में आया? अब दोनों में फर्क क्या है सर? बात तो बराबर है। प्राइस का डिमांड के साथ जो रिलेशन होगा, डिमांड का प्राइस के साथ भी वही रिलेशन होगा। ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए बताऊं, ये कौन है? लड़का है और ये सुंदर कन्या है। ठीक है, एक लड़का है और उसके साथ में एक सुंदर कन्या है। अब ये दोनों का चल रहा था अफेयर। लड़का पूरे दिलो जहां से इस लड़की से प्यार करता है, तो लड़का का तो रिलेशन किसके साथ है? लड़की से साथ है। लेकिन लड़की सिर्फ दिखावा के लिए इससे प्यार कर रही है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, समझने के लिए। तो अब अगर मैं इसे तुम्हें इकोनॉमिक्स के भाषा में बताऊं तो प्राइस और डिमांड। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशन है प्यार का, लेकिन डिमांड से प्राइस का रिलेशन कुछ भी नहीं है। तो दोनों रिलेशन अलग अलग होता है। प्राइस टू डिमांड रिलेशन एंड डिमांड टू प्राइस रिलेशन दोनों अलग अलग है। तो प्राइस टू डिमांड रिलेशन हमारे सिलेबस में है और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में आता है। ठीक है, लेकिन डिमांड टू प्राइस रिलेशन कहीं पर भी किसी के भी सिलेबस में नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखोगे तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो उसके साथ 100% सेम है। बस टॉपिक रीअरेंज्ड किया गया है, टॉपिक आगे पीछे ऊपर नीचे, यूनिट को ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया गया, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, तो आंख बंद करके मैं जैसा पढ़ा रहा हूं सीरियली पढ़ते जाओ। एट द एंड तुम देखोगे कि पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर हो गया है। ठीक है, मैं जो नोट्स दूंगा पढ़ के जाना, एग्जाम में लिखना, 100% शॉर्ट बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो डिमांड टू प्राइस रिलेशन या प्राइस टू डिमांड रिलेशन, तो प्राइस टू डिमांड रिलेशन सिलेबस में होता है और डिमांड टू प्राइस रिलेशन कहीं पर भी सिलेबस में नहीं है। अब दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे।
सच में क्या कोई अंतर है, या सिर्फ सर मजाक के लिए आप बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, अगर लड़की भी पूरे दिलो जहां से प्यार करती रही तो दोनों रिलेशन सेम हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जब भी प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऐसा हम लोगों को पता है, ये हमको पता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। दिस इज इनवर्स रिलेशन, और ये हम प्राइस टू डिमांड रिलेशन में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं डिमांड टू प्राइस रिलेशन का बात करूं, किसी चीज का मार्केट में डिमांड अगर अचानक से इंक्रीज हो गया, कोविड के वजह से मेडिसिन का डिमांड, हॉस्पिटल्स में बेड का डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड, ये सभी चीजों का अचानक से डिमांड राइज हो गया, क्या डिमांड राइज होने से इसका प्राइस कम हुआ था? नहीं, इसका प्राइस बढ़ गया था। जब भी किसी प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस भी कम हो जाता है। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो पॉजिटिव रिलेशन निकल कर आ रहा है। ऊपर था इनवर्स रिलेशन, नीचे हो गया पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। यहां पर था इनवर्स और यहां पर है डायरेक्ट, हो गया ना अलग अलग। बात समझ में आया? इसी वजह से हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं सिलेबस में? प्राइस टू डिमांड रिलेशन पढ़ते हैं, लेकिन डिमांड टू प्राइस रिलेशन हम लोग नहीं पढ़ते। क्लियर है बात? चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस हैं। क्या एजम्पशंस है? देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम लोग 8 पॉइंट पढ़े थे, है ना, जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के बारे में बोलता है। तो बाकी के 7 पॉइंट कहां गए? जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब पॉइंट कहां गए? ये सभी पॉइंट को हम मानकर चलते हैं कि क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेगा। बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा? प्राइस बदलेगा। तो जब भी सिर्फ प्राइस बदलेगा, तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगा। ये कहां पर लिखा गया है? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में लिखा गया है। तो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आ जाए तो क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का 8 पॉइंट याद है। पहला पॉइंट प्राइस को छोड़कर बाकी 7 पॉइंट लिखते जाना, इज कांस्टेंट। इज कांस्टेंट लास्ट में लगा देना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कांस्टेंट। हर एक चीज के बाद इज कांस्टेंट लगा देना या डू नॉट चेंज लगा देना। या तो इज कांस्टेंट लगा देना, या तो डू नॉट चेंज लगा देना, या तो रिमेन्स कांस्टेंट लगा देना। कोई भी वर्ड ऐसा एक ठो लगा देना, तुम्हारा एजम्पशंस का 8 पॉइंट क्लियर हो जाए। 7 पॉइंट होगा एजम्पशन का, यहां पर 5 दिया गया है और 2 पॉइंट तुम यहां पर लिख सकते हो। तो टोटल 7 पॉइंट, सातों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी लॉ ऑफ डिमांड का देखो एग्जाम में कभी कभार आता है, लॉ ऑफ डिमांड डेफिनेशन 1 लाइन का दिया गया है। अगर ये 5 मार्क में आ जाए तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करेंगे? 1 लाइन लिखकर आ जाएंगे और बोलेंगे बुक में तो सर इतना ही दिया था, हम तो पूरा लिख कर आए, फिर भी हमें आधा मार्क दिया गया, पूरा मार्क नहीं दिया गया। तो सोच कर देखो, क्या 5 मार्क के लिए तुम ये जो लिख रहे हो, ये क्या जस्टिस है? ये क्या सही कर रहे हो? तुम लोग नहीं कर रहे हो सही। तो इसी वजह से जब भी बड़ा ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए लॉ ऑफ डिमांड को रिलेटेड, तो तुम्हें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, जो कहां दिए गए हैं? यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। या तो ये अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, या तो लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन 3 मार्क का, 5 मार्क। 1 मार्क में आया तो कुछ नहीं लिखना है, डेफिनेशन लिख दो, ग्राफ बना दो ज्यादा से ज्यादा, बस हो गया। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन 3 मार्क में या 5 मार्क में या 7 मार्क में, 6 मार्क में ऐसा में आ जाए, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी वहां पर लिखकर आना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्ट क्या है? इनवर्स रिलेशन, जो कि हमें पता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? जब भी प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशन। इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity demanded. It simply affirms that increase in price will tend to reduce the quantity and fall in price will lead to increase in quantity. बात समझ में आया? Next, quantitative and not qualitative, one of the most important point. Qualitative but not quantitative. मैं उल्टा पढ़ लिया शायद पहले। Qualitative and not quantitative, इसका मतलब क्या होता है? देखो,
प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमें पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, व्हाट इज द क्वांटिटी। अगर प्राइस 10 रुपए से कम होता है तो क्वांटिटी कितना से बढ़ेगा ये नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन 1 यूनिट से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा, 50 से बढ़ेगा, 100 से बढ़ेगा, 500 से बढ़ेगा, ये हमें नहीं पता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटेटिव रिलेशन के बारे में बताता है, मतलब डायरेक्शन के बारे में बताता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नीचे जाएगा, ये हमें कौन बताया, लॉ ऑफ डिमांड बताया। लेकिन हमें यह नहीं बताया कि प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो डिमांड कितने से कम होगा, 5% से होगा, 10 से होगा, 20 से होगा, 50 से होगा, 100 से होगा, 1000 से होगा, ये हमें कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बताता है, हमें क्वालिटी बताता है, किधर जाएंगे, कितना जाएंगे वो नहीं बताता। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, कितना से कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, बहुत सारा कम होगा, कितना कम होगा ये हमें स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। इट मेक्स अ स्टेटमेंट क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये हमें बता देगा कौन से डायरेक्शन में होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई कर देगा इन द अमाउंट डिमांडेड एंड डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना, कितना से चेंज होगा ये हमें नहीं बताता। बात समझ में आ गया है? तो सभी बच्चे चिल्ला कर बोलेंगे हाँ, ठीक है। घर वाले चौंक जाने चाहिए कि अरे 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 ये क्या हो गया हमारे बच्चे को, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 3, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता। नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, अभी हम बात की, अगर डिमांड 10%, अगर प्राइस 10% से बढ़ गया तो डिमांड कितने से कम होगा, 5% से, 10% से, 20% से, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। पहले वाले पॉइंट और ये पॉइंट में क्या अंतर है, पहला वाला बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटेटिव बताता है, मतलब डायरेक्शन बता देगा, क्वांटिटी नहीं बताएगा। मान लेते क्वांटिटी बता दिया तो क्वांटिटी भी फिक्स नहीं है, हर बार कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि डिमांड 5%, प्राइस अगर 5% से बढ़ेगा तो डिमांड 5% से ही कम होगा, या 10% से होगा, या 20 से होगा, ऐसा कोई एक फिक्स रेशियो नहीं है। सिर्फ हमें डायरेक्शन पता है कि प्राइस अगर 5% से बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। अब कितने परसेंट से कम होगा ये हमें नहीं पता, और ना ऐसा कोई फिक्स रेशियो है कि हर बार 10% से ही कम होगा, हर बार जितना से प्राइस बढ़ता है उसका डबल या उसका ट्रिपल से ही डिमांड कम होता है, ऐसा कोई भी फिक्स रेशियो एस्टैब्लिश किया गया नहीं है, ठीक है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड रिजल्टेंट चेंज इन डिमांड। इफ द प्राइस राइजेस बाय 10%, क्वांटिटी डिमांड में फॉल बाय एनी प्रोपोर्शन। अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होता है तो डिमांड कितने भी प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन साइडेड, यही हम बात किए थे अभी थोड़ी देर पहले। वन साइडेड का, वन साइडेड मतलब जो हम बात किए, लड़का लड़की थे, सुंदर कन्या थी, और कहां गया, मैं मिटा दिया सुंदर कन्या को। देखो ये था लड़का, ये थी लड़की सुंदर कन्या, ठीक है। ये इससे प्यार करता था, ये इससे प्यार नहीं करती थी। दिस इज वन साइडेड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड भी वन साइडेड होता है, मतलब हमें प्राइस डिमांड, प्राइस टू डिमांड का रिलेशन पता है, लेकिन डिमांड टू प्राइस का रिलेशन नहीं पता। ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड में भी नहीं है, और ये लॉ ऑफ डिमांड में आता है। प्राइस टू डिमांड रिलेशन हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आता है, लेकिन डिमांड टू प्राइस रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नहीं आता। तो लॉ ऑफ डिमांड भी वन साइडेड है, लॉ ऑफ डिमांड भी वन साइडेड है, इस वजह से पॉइंट 4 लिखा गया है वन साइडेड। सर हम तो सोच रहे थे आप वो लड़का लड़की का एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहे हैं, सर ये क्या सच में बुक में, देखो मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, मैं क्या तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। देखो लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड, बुक भी लिखता है वर्ड वन साइडेड, सभी बच्चे जानते हैं वन साइडेड का दुख और तकलीफ। लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड एट इट ओनली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांड।
प्राइस का क्वांटिटी पे क्या असर होगा, सिर्फ यही बताता है हमें लॉ ऑफ डिमांड। मैं मायूस क्यों हो गया, क्योंकि जब भी वन साइडेड का बात आएगा हम सभी लोग मायूस हो जाएंगे, क्योंकि ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है, इसीलिए हम लोग सभी लोग हंसेंगे नहीं, कोई भी नहीं हंसेगा, ठीक है। देखो, effect of change in price on the quantity demanded, it state nothing about the effect of change in quantity demanded on the price of the commodity। बात समझ में आया, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये हमारा 4th वीडियो है, ठीक है, यहां पर लिख लो 4th वीडियो, दिस इज आवर 4th वीडियो, ठीक है। अब मैं सोच रहा था 4th वीडियो में हम यहां तक पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहां तक 4th में नहीं हो पाएगा। हम 4th में कहां तक पढ़ते हैं देखते हैं, उसके बाद बाकी चीज हम लोग 5th वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हम लोग 5th में पढ़ लेंगे और दोनों का कंपैरिजन भी 5th में पढ़ लेंगे। हम यहां तक पढ़ लेते हैं 4th में, ठीक है। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड देखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहला रीजन है, लेकिन ये पॉइंट समझाने का कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारे सिलेबस में आगे है, दिखाऊं, चलो देख कर आते हैं, घूम कर आते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो सभी बच्चे घूमने जाएंगे। कहाँ है सर, कहाँ है सर, कहाँ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखो कितना बाद में, ये अराउंड 10वें नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे क्या चीज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। सिलेबस में है, हाँ सिलेबस में है, लेकिन बहुत बाद में है। तो जब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे तब हमें ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। और सर क्या हम पहले उसको नहीं पढ़ सकते, हम अगर उसको पहले पढ़ने जाएंगे तो हमारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूरे 2 क्लास का पॉइंट टॉपिक है, 2 क्लास लगता है पूरे टॉपिक को समझाने के लिए, इस वजह से हम उसे पहले नहीं पढ़ पाएंगे, हम हमारे सिलेबस के सीक्वेंस पे चलेंगे। बात समझ में आया। हम जो सिलेबस अभी सीक्वेंस चल रहे हैं वो ओडिशा के अकॉर्डिंग है। और एक चीज बता दूं, ओडिशा के सभी कॉलेजेस में और सभी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस फॉलो होता है एज पर गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट का रूल है कि ओडिशा के किसी भी कॉलेज में अगर बीकॉम का पढ़ाई हो रहा है तो सिलेबस हमेशा सेम होगा, क्वेश्चन पेपर भी हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये सिलेबस जो है पूरे ओडिशा के अकॉर्डिंग मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस है। तुम किसी भी स्टेट से कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो एक्चुअल यूनिवर्सिटी हो या फिर वो कोई ओपन यूनिवर्सिटी हो या कोई ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो सिलेबस पूरा सेम है, बस टॉपिक रीअरेंज किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सर कैसे करें, इसको हम पेंडिंग रखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड सर बोलता है जब भी प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगा, जब भी प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगा। ये कौन बोलता है, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है, हमें पता है सर ऐसा होता है, प्राइस ऊपर जाएगा तो सर कॉमन सेंस का बात है ना डिमांड नीचे जाएगा, और प्राइस नीचे जाएगा तो सर कॉमन सेंस का बात है कि डिमांड ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों, हम बात किए थे कि अगर मैं एक एप्पल को ड्रॉप करूं या किसी भी सामान को ड्रॉप करूं तो वो नीचे जाएगा। तुम बोलोगे सर ये कॉमन सेंस की बात है, कोई भी सामान को आप छोड़ देंगे तो वो नीचे ही गिरेगा ना, कोई यहाँ पे जादू तो ना, कोई भूत थोड़ी कि उसको पकड़ के रखेगा। कॉमन सेंस का बात तो है, लेकिन इसके पीछे भी रीजन है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी हम किसी सामान को छोड़ते हैं तो वो नीचे जाकर जमीन से टकराता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है। तुम बोलोगे सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ये कॉमन सेंस है कि कोई भी सामान को हम छोड़ेंगे, बचपन से ऐसा ही होते आ रहा है, बचपन से कोई भी सामान को हम छोड़ते हैं तो वो नीचे जाकर गिरता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो या जो भी हो, ये कॉमन सेंस है। जो भी कॉमन सेंस का चीज होता है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाने से डिमांड ऊपर जाएगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होगा, और उसी साइंटिफिक रीजन को अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड के अंदर में। बात समझ में आया। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो मान लो मैं बात करता हूं 2 कॉमोडिटी का, टी एंड कॉफी, ठीक है। एक चाय का दुकानदार था, 2 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 चाय का
एमबीए चाय वाला तो फ्लॉप हो गया, हम एक काम करते हैं सीए चाय वाला बना देते हैं। अरे बीकॉम वाले हो, बीकॉम चाय वाला बनाते हैं ना, बीकॉम चाय वाला, ठीक है। बीकॉम चाय वाला था, वो दो चीजें बेचता था, टी बेचता था, कॉफी बेचता था, दोनों का प्राइस था 10-10 रुपए। मैं गरीब दुखी आदमी डेली शाम को जाता था चाय पीने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिखाई दिया, चाय का बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा है, कॉफी का बिक्री नहीं हो रहा है। तो जब लोगों को चाय इतना ही पसंद आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, चाय का प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो कितने सुंदर विचार थे कि वो चाय के प्राइस को 10-10 रुपए जो दोनों का था, चाय का प्राइस को कर दिया 20 रुपए। लेकिन कॉफी नहीं बिकता था तो कॉफी का प्राइस अभी भी कितना था, 10 रुपए। तो मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, मेरे जैसा आदमी क्या किया, चाय के जगह कहां शिफ्ट हो गया, टिंग टिंग कॉफी में, है ना। कॉफी में शिफ्ट हो गया। मैं जो पहले चाय पीता था अब क्या पीऊंगा, मेरे पास तो 10 ही रुपए था, मुझे तो 10 ही रुपए खर्चा करना था, तो मैं शिफ्ट हो गया कॉफी में। जब मैं कॉफी में शिफ्ट हुआ तो डिमांड फॉर टी फॉल हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ था तो डिमांड फॉर टी फॉल हो गया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लिया, कहां पर, टी के जगह में सब्स्टिट्यूट करके कहां चला गया, कॉफी में चला गया। रीजन क्या था, बिकॉज टी का प्राइस इंक्रीज हुआ था। जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी और कॉमोडिटी के साथ, इस वजह से उसका डिमांड क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। बात समझ में आया सर, ये तो कॉमन सेंस का बात है ना, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल ही होगा। हाँ माना वो होगा, लेकिन उसके पीछे का रीजन है कि लोग क्या करते हैं, अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हम क्या किए, टी से अपने आप को कॉफी में सब्स्टिट्यूट कर लिए। पढ़ो एक बार फटाफट से, फालतू की बातें बहुत हो गई। When price of the given commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute. Assuming no change in the price of substitute, as a result, demand for the given commodity falls. बात समझ में आया। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हमारा इनकम इंक्रीज हो जाता है। सर मेरा तो सैलरी उतना ही है, 20,000 आता था सैलरी, अभी भी 20,000 है। लेकिन ध्यान से सुनना, मेरा सैलरी था 20,000 रुपीज, मेरा सैलरी था 20,000 रुपीज, ठीक है। अब मैं 20,000 में क्या करता था, सारा सैलरी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कंज्यूम करता था, बिस्किट, ठीक है। बिस्किट का प्राइस, एक प्रीमियम क्वालिटी का बिस्किट था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसका प्राइस था 100 रुपए पर पैकेट। मैं महीने का 200 पैकेट खा जाता था, मैं महीने में 200 पैकेट बिस्किट खा जाता था। पागल था, हाँ मैं पागल था। 100 रुपए का बिस्किट था, प्रीमियम क्वालिटी का, मेरा सैलरी 20,000 था, मैं सारा सैलरी का 200 पैकेट बिस्किट खरीद के खा जाता था। अब क्या हुआ, बिस्किट का प्राइस कम हो गया, 100 रुपए से कम होकर 50 रुपए हो गया। तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या करूंगा, 200 बिस्किट पैकेट खाकर मेरा पेट फुल हो जाता था। अब जब उसका प्राइस 50 रुपए हो गया, अब मैं 10,000 रुपए का बिस्किट खरीदूंगा, मेरे पास क्या बचा, 10,000 रुपए और बच गया। मतलब रियलिटी में मेरा इनकम 10,000 से इंक्रीज हो गया है। सर सैलरी तो अभी भी 20,000 है, हाँ मेरा मनी इनकम सेम है, लेकिन मेरा रियल इनकम, व्हाट इज रियल इनकम, जो हम कॉमोडिटी को परचेज करते हैं, परचेजिंग पावर को हम बोलते हैं रियल इनकम, ठीक है। तो जो मेरा रियल इनकम था, जो मेरा परचेजिंग पावर था, पहले मेरा परचेजिंग पावर था 200 पैकेट ऑफ बिस्किट, मेरा सैलरी से मैं 200 पैकेट बिस्किट खरीद पाता था, ये मेरा परचेजिंग पावर था, दिस इज माय रियल इनकम। अब मेरा रियल इनकम कितना हो गया, 400 पैकेट्स, क्योंकि बिस्किट का प्राइस कम हो गया तो मैं अब अपने सैलरी से 400 पैकेट बिस्किट खरीद सकता हूं, तो मेरा रियल इनकम इंक्रीज हो गया। पहले मेरा रियल इनकम 200 पैकेट ऑफ बिस्किट था, अब मेरा रियल इनकम 400 पैकेट ऑफ बिस्किट है। रियल इनकम का मतलब होता है जो भी पैसा तुम्हारे पॉकेट में है उससे तुम कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, जितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। तो जब भी प्राइस कम होता है तो इनकम बढ़ जाता है और जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो रियल इनकम कम हो जाता है, ठीक है।
when price of the given commodity falls, it increases the purchasing power, real income of the consumer. As a result, he can purchase more of a given commodity with the same मनी इनकम. अब क्वेश्चन आता है कभी कभी व्हाट इज प्राइस इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. दो इफेक्ट हम लोग पढ़े. पॉइंट नंबर 2 में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, पॉइंट नंबर 3 में इनकम इफेक्ट. दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइस इफेक्ट मिल जाएगा. ठीक है, चलते हैं आगे. एडिशनल कंज्यूमर, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो बहुत सारे एडिशनल कंज्यूमर उसमें ऐड हो जाएंगे. जो लोग पहले उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करते थे अब उसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे क्योंकि उसका प्राइस. मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था, जैसे ही मार्केट में ब्रांडेड कपड़ों में 50% का डिस्काउंट आया मैं क्या किया, ब्रांडेड कपड़े खरीद कर ले आया. मैं पहले ब्रांडेड कपड़े का कस्टमर नहीं था, जब प्राइस कम हुआ तो मैं उसका कस्टमर बन गया. तो नए कस्टमर बहुत सारे ऐड होते हैं जब भी प्राइस कम होता है, इस वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाता है. और डिफरेंट यूजेस, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है हम उसको मल्टीपल चीजों में यूज करना शुरू कर. जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं मिल्क का. मिल्क का प्राइस अगर बहुत कम हो गया तो हम मिल्क से आइसक्रीम भी जमाएंगे, मिठाई भी बनाकर खाएंगे, खीर भी बनाकर खाएंगे और मिल्क बच्चों को भी पिलाएंगे और भी बहुत सारा यूज हम लोग मिल्क का करेंगे. लेकिन अगर मिल्क का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया, मान लो 50 रुपए लीटर से 200 रुपए लीटर हो गया, तो हम जो एडिशनल चीजें थे जैसे आइसक्रीम हो गया, ऑप्शनल चीजें, उसको कंज्यूम करना टेम्परेरीली बंद कर देंगे तो उसका डिमांड भी फॉल हो जाएगा. तो प्राइस कम होगा तो हम बहुत सारी चीजों में यूज करना शुरू कर देंगे जिससे उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. और अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम जहां पर जरूरी है सिर्फ वहीं पर यूज करेंगे, बाकी जगह से उसका यूज को बंद कर देंगे जिससे उसका डिमांड कम हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ एंड आखिरी पॉइंट. तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. तुम्हारा होमवर्क है कि तुम सभी पॉइंट को पढ़कर आओगे. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.